गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो है क्लास 12 का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। इसके पहले जो हम लोग पहले चैप्टर पढ़े हैं उसमें हम लोग जो है रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स पढ़े थे कि पौधों में कितने प्रकार के जन्म होते हैं, उसमें जन्म की कौन कौन सी विधियां होती हैं। यहाँ पर हम लोग जो मेन हम लोग का फोकस होगा वो होगा फ्लावरिंग प्लांट्स में किस प्रकार से लैंगिक जन्म की प्रक्रिया होती है। अगर हम फ्लावरिंग प्लांट्स की बात करें तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स, यानी इस चैप्टर का नाम एक दूसरा भी रख सकते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स। तो एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स कहें या फिर जो फ्लावरिंग प्लांट्स कहें तो उसको यहाँ पर ध्यान देना है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि जो प्लांट्स है, जो फ्लावरिंग प्लांट्स है या जिसको हम लोग कह सकते हैं एंजियोस्पर्मिक प्लांट, फ्लावरिंग प्लांट्स या एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स। इस एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स का जेनाइटल ऑर्गन क्या है, यानी जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है जिसको हम लोग को पढ़ना है, सेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन है उसका रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या होता है। तो सबसे पहले जान लें कि जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स होते हैं इसका जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है या इसको कहेंगे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहिए, चाहे जिसका रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होता है ये इसमें होता है फ्लावर। फ्लावर जो होता है यानी पुष्प जो होता है वो एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स का जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, यानी कि जो रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया होती है वो फ्लावर के द्वारा होती है। अब फ्लावर क्या है, जो फ्लावर होता है इसको ए मॉडिफाइड शूट भी कह सकते हैं, यानी एक रूपांतरित प्ररोह के नाम से इसको जानते हैं। फ्लावर जो होता है एक रूपांतरित प्ररोह है या इसको कहेंगे ए मॉडिफाइड शूट कह सकते हैं। तो फ्लावर जो है कहां पर पाया जाता है, ये जो है तने के अग्रिम भागों पर उपस्थित होता है, इसलिए इसका नाम रखा गया है ए मॉडिफाइड शूट। अब स्टार्ट करते हैं कि ये फ्लावर जो है उस फ्लावर के एक टिपिकल फ्लावर में एक प्रारूपिक पुष्प में कुल कितने भाग होते हैं। मेनली अगर हम बात करें जो यूजुअली जो पाया जाता है उसकी बात करें तो जो फ्लावर होता है पार्ट्स ऑफ फ्लावर की अगर हम बात करें, पार्ट्स ऑफ फ्लावर, तो मुख्य रूप से जो पुष्प होता है उसमें 4 मुख्य भाग होते हैं। पहला होता है सबसे लोअर भाग होता है कैलिक्स। कैलिक्स जो होता है ग्रीन कलर का होता है, सबसे लोवेस्ट पार्ट होता है कैलिक्स। इसकी यूनिट को कहते हैं सेपल, यानी कि बहुत सारे सेपल से मिल करके कैलिक्स का निर्माण होता है जो प्रायः ग्रीन कलर का होता है। अगर मान लेते हैं जैसे कि हम लोग बात करें सरसों के पुष्प में, तो सरसों के पुष्प में ये थोड़ा सा कलर होता है यानी हल्के पीले रंग का होता है, तो उस दशा में इसको पेटेलवाइड कहते हैं, यानी कि सेपल ही कहेंगे लेकिन सेपल कैसा है, पेटेलवाइड फॉर्म में उपस्थित है। दूसरा जो भाग होता है काफी रंगीन और आकर्षक भाग, यानी जिसको देख करके लोग आकर्षित होते हैं वो पार्ट होता है रंगीन भाग होता है, काफी जो है चटकीले भड़कीले रंग का होता है, उसको कहते हैं करोला। अगर इसके फंक्शन की बात किया जाए करोला की, तो इसका काम ही होता है कीट पक्षियों मनुष्यों आदि को अपनी ओर आकर्षित करना। क्यों आकर्षित करेगा इसको भी हम लोग आगे देखेंगे पॉलिनेशन में, यानी परागण की प्रक्रिया जब पढ़ेंगे तो वहां पर इसका डिटेल हम लोग पढ़ेंगे। तो दूसरा नंबर होता है करोला। इसकी जो यूनिट होती है इस यूनिट को कहते हैं पेटल, यानी करोला भी जो क्या है एक ग्रुप ऑफ पेटल इज नोन एज करोला। तीसरा जो पार्ट होता है वो होता है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट एंड्रोसियम। एंड्रोसियम जो होता है इसको नर जननांग भी कहते हैं, यानी यह जो है नर जननांग होता है, एंड्रोसियम जो है नर जननांग है। तो इसकी जो यूनिट होती है इसको कहते हैं स्टेमेन, यानी इसकी इकाई को स्टेमेन कहते हैं, बहुत सारे स्टेमेन से मिल करके बना है एंड्रोसियम। और चौथा पार्ट जो होता है वो होता है गाइनोसियम, गाइनोसियम जिसकी यूनिट जो होती है वो होती है कार्पेट। तो ये 4 भागों में होता है, लेकिन अगर हम मालवेसी फैमिली में जाए गुड़हल को देखें, गुड़हल का पुष्प अगर देखे होंगे तो उसमें 4 नहीं बल्कि 5 भाग होते हैं। उसमें कैलिक्स के नीचे भी एक छोटा सा कैलिक्स के समान संरचना पाई जाती है, उसको हम लोग कहते हैं एपीकैलिक्स। और अगर हम लोग जो है उसके प्याज या लहसुन के जो है पुष्प को देखें तो वहां पर 4 भाग नहीं दिखाई पड़ता, 3 भाग दिखाई पड़ते हैं।
उसका रीजन होता है कि जो कैलिक्स और करोला होता है ये आपस में फ्यूज हो जाते हैं और फ्यूज होकर के वो एक अलग संरचना बनाते हैं जिसको कह सकते हो पेरियन, यानी जिसको हम लोग कहते हैं, यही लिख देते हैं पेरियन। तो खैर अभी हम लोग केवल पढ़ना इस 4 भाग को फोकस करना है। इसमें से जो कैलिक्स और करोला होता है, ये कैलिक्स और करोला जो है ये एक्सेसरी ऑर्गन होता है। ये जो होता है ये एक्सेसरी ऑर्गन है। एक्सेसरी ऑर्गन का मतलब क्या है? ये सहायक अंग होते हैं। इनका काम होता है केवल जो है जो जनन की प्रक्रिया में भाग ले रहे हैं, यानी कौन, एंड्रोसियम और गाइनोसियम, इसका जो है सहायता करना। ये क्या करता है? ये जब पुष्प अपने यंग स्टेज में होता है तो ये कैलिक्स उसकी सुरक्षा करता है। करोला क्या करता है? परागण के लिए कीट पक्षियों मनुष्यों को आकर्षित करता है। तो ये दोनों सहायक अंग हो गए। बाकी ये जो एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम होते हैं ये नेसेसरी ऑर्गन होते हैं, यही आवश्यक अंग है। ये जो है नेसेसरी ऑर्गन होते हैं और इसी को कहते हैं हम लोग जो है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, 2 इसमें पार्ट हो, एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम, इसको हम लोग को डिटेल में पढ़ना है। अगर एंड्रोसियम की बात किया जाए, ठीक है, अगर हम मान लेते हैं एंड्रोसियम की बात कर रहे हैं, तो एंड्रोसियम का जो होता है, इसकी यूनिट जो होती है वो होती है स्टेमेन। अब स्टेमेन का अगर हमें फिगर बना ले तो स्टेमेन कुछ इस प्रकार की संरचना में पाया जाता है। हालांकि अगर इसके हम लोग स्ट्रक्चर की बात करें तो बहुत सारे अलग अलग प्रकार के होते हैं। ये जो हम बना रहे हैं ये बेसिक फिक्स्ड हमने बनाया। वैसे 4 प्रकार के होते हैं। डॉर्सी फिक्स्ड होता है, ये टेक्सोनॉमी पढ़ चुके हैं। डॉर्सी फिक्स्ड होता है, बेसिक फिक्स्ड होता है, एडिनेट होता है और एक वर्सेटाइल होता है। 4 प्रकार के होते हैं। यहाँ पर हम चूंकि क्यों समझाना है कि एंड्रोसियम यानी स्टेमेन होता कैसा, तो उसको जानेंगे, उसके पार्ट्स को जानेंगे। तो यूजुअली हम यहाँ पर जो बनाया है स्टेमेन का एक चित्र बना दिया है। ये स्टेमेन का जो ऊपरी वाला पार्ट होता है इसको कहते हैं एंथर। एंथर अगर हम प्राय बात करें जो पुष्प में होता है तो एंथर जो प्राय जो होता है वो बाइलोब होता है, यानी कि 2 पालियों में बटा होता है और बिक जो है 4 चैम्बर होता है, 4 कक्षों में बटा होता है। लेकिन अगर हम मालवेसी फैमिली में जाएं, ठीक है, एक्सेप्शन केस में अगर हम मालवेसी फैमिली में जा रहे हैं तो मालवेसी इसमें गुड़हल आता है। तो इस मालवेसी फैमिली में जो है ये बाइलोब ना होकर के यूनिलोब होता है। यूनिलोब होता है और केवल जो है इसके पास जो है 2 चैम्बर ही उपस्थित होते हैं। ठीक, तो ये एक्सेप्शन केस है। एक्सेप्शन ही पूछता है वैसा कंपटीशंस में। तो ध्यान रहे मालवेसी यानी गुड़हल, गुड़हल पे जो है अगर पूछता है कि उसके एंथर कितने कक्षों में बटे होते हैं, या देखिए यहाँ पर ध्यान देना है कि एंथर को और भी नाम से जानते हैं, इसको पॉलन साइट भी कहते हैं। जो एंथर है इसको पॉलन साइट भी कहते हैं, पॉलन साइट। और जो चैम्बर है इसको हम पॉलन चैम्बर कहते हैं। ठीक है, पॉलन चैम्बर इसको कह सकते हैं पॉलन चैम्बर, पॉलन चैम्बर, या इसको एक और नाम से जानते हैं, इसको कहते हैं माइक्रोस्पोरोजिनस, या एक और नाम देते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया। माइक्रोस्पोरेंजिया, ध्यान देना, माइक्रोस्पोरेंजिया, माइक्रो शब्द हमेशा मेल के लिए यूज होगा, मेगा शब्द जो है फीमेल के लिए यूज होगा। तो एंथर जो होता है प्राय अगर हम और उसमें बात करें मालवेसी को छोड़ दिया जाए तब की अगर हम लोग बात करें तो यह जो है एंथर जो होता है दो पालियों में बटा होता है, 4 कक्षों में इसमें जो है उपस्थित होते हैं। एक लोब में 2 चैम्बर होते हैं। ये कनेक्टिव, हालांकि अगर एनसीईआरटी की हम लोग बात करें तो एनसीईआरटी पैटर्न में कनेक्टिव का कोई रोल नहीं है, लेकिन अगर बुक में तो समझना तो ध्यान में यहाँ पर जहां से एंथर इस फिलामेंट से जुड़ता है, जो फिलामेंट है इस फिलामेंट से एंथर जहां जुड़ता है उसको कनेक्टिव के नाम से जानते हैं। लेकिन अगर एनसीईआरटी बुक में देखेंगे तो केवल 2 पार्ट्स का ही डिटेल मिलेगा, एक एंथर और दूसरा होता है फिलामेंट। तो जो एंड्रोसियम होता है, एंड्रोसियम का जो एक पार्ट है स्टेमेन, वो स्टेमेन यहाँ पर 2 पार्ट से बटा है, एक एंथर हुआ और दूसरा फिलामेंट होता है। और ये एंथर जो होता है ये 2 पाली में बटा होता है, जैसा कि हमने यहाँ बना दिया है, और ये 4 कक्षों में
बटाते हैं। अगर इसको हम सेक्शन को काटे तो हम देखेंगे कि 4 कक्षों में बना होता है। अब बात करते हैं कैसे इसका डेवलपमेंट होता है। डेवलपमेंट ऑफ एंथर की हम लोग बात करें तो कैसे होता है, तो ये यहाँ पर देखेंगे डेवलपमेंट ऑफ एंथर, यानी मेन आज हम लोग को पढ़ना एंड्रोसियम। डेवलपमेंट ऑफ एंथर की अगर हम लोग बात करें, पहली है डेवलपमेंट ऑफ एंथर। किस प्रकार से एंथर का डेवलपमेंट होता है, ये देखना है कि किस प्रकार से एंथर का डेवलपमेंट होता है। जो एंथर होता है अगर तुम फिगर से समझेंगे तो ज्यादा जो क्लियर हो पाता है। सबसे पहले यह एक कुछ हल्का सा जो है गोल से संरचना बनती है। ये जो संरचना बनती है यानी जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है, एंथर जो है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट का जो एंथर जो होता है वो यहाँ पर जो है डेवलप करता है। तो सबसे पहले ये अंदर की ओर एक मेरिस्टेमेटिक सेल बनता है। इस मेरिस्टेमेटिक सेल जो होता है ये बाहर से जो है एक आवरण से घिरा होता है जिसको हम लोग कहते हैं एपिडर्मिस। बाहर आवरण को ऐसे भी नाम दिया गया एपिडर्मिस, ध्यान रहे ये एपिडर्मिस होता है। और बाकी इसके अंदर जो है यहां पर मेरिस्टेमेटिक सेल उपस्थित होता है। ये हो गया एपिडर्मिस, एपिडर्मिस और अंदर की हो गया मेरिस्टेमेटिक। मेरिस्टेमेटिक मतलब होता है विभज्योतक कोशिका, यानी जिसमें विभाजन की क्षमता हो उसे मेरिस्टेमेटिक कहते हैं, जिसमें विभाजन की क्षमता हो। सी लगे में इसके बारे में मेरिस्टॉस सबसे लिया गया था ये शब्द, जिसका अर्थ होता है विभाजनशील ऊतक। सबसे पहले क्या होता है कि इस एपिडर्मिस के ठीक नीचे की जो कोशिकाएं होती हैं उनको हम लोग कहते हैं हाइपोडर्मिस। इस हाइपोडर्मिस में जब ये थोड़ा सा डेवलप करता है, इसका डेवलपमेंट होता है यहाँ पर, तो इस डेवलपमेंट की प्रक्रिया में जैसे ये एपिडर्मिस हो गया, ये एपिडर्मिस, इसके नीचे की जो हाइपोडर्मिस सेल है वो कॉर्नर की जो चारों कॉर्नर पर उपस्थित जो हाइपोडर्मिस की कोशिका होती है काफी गाढ़ा, उसके जो जीवद्रव्य होता है काफी गाढ़ा हो जाता है, जिसके कारण ये अन्य कोशिकाओं से जो है काफी भिन्न हो जाती है। ये चारों कॉर्नर की जो 4 कोशिकाएं होती है इसका जीवद्रव्य अत्यंत गाढ़ा हो जाता है, जिसके कारण ये अन्य कोशिकाओं से काफी जो है भिन्न हो जाती है। ये इस तरह से इसकी संरचना रहती है और बाकी इसमें मेरिस्टेमेटिक सेल आता है। बीच में जब इसका डेवलपमेंट होता है तो एक प्रोकैम्बियल स्ट्रैंड का भी निर्माण हो जाता है। ये यहाँ पर एक प्रोकैम्बियल स्ट्रैंड का भी जो निर्माण यहाँ पर हो जाता है, बाकी सभी मेरिस्टेमेटिक सेल्स रहती है। तो ये जो होता है इसको जो हाइपोडर्मिस है इसको नाम दिया गया, जो चारों हाइपोडर्मिस जो चारों कोणों पर जो हाइपोडर्मिस है इसका जो जीवद्रव्य गाढ़ा हो गया है तो ये थोड़ा सा अलग हो जाता है अन्य कोशिकाओं से। इसको कहते हैं आर्किस्पोरियल सेल, आर्किस्पोरियल सेल। और ये जो होता है इसको कहते हैं प्रोकैम्बियल स्ट्रैंड। अब ये जो आर्किस्पोरियल सेल होता है ये आर्किस्पोरियल सेल लगातार डिवीजन करता है। ये जो आर्किस्पोरियल सेल है ये पेरिक्लाइनल डिवीजन करता है। ध्यान रखना कि ये आर्किस्पोरियल सेल अब जो है पेरिक्लाइनल डिवीजन के द्वारा, यहां पर चित्र बना है, एक पेरिक्लाइनल डिवीजन के द्वारा जो है ये हो गया एपिडर्मिस। पेरिक्लाइनल डिवीजन के द्वारा ये 2 कोशिकाओं का निर्माण करता है, एक बाहर की ओर और एक भीतर की ओर। मेन फोकस इसी पर रखते हैं। एक बाहर की ओर और एक भीतर की ओर। बाहर की ओर जो कोशिका होती है इसको कहते हैं प्राइमरी पैराइटल सेल, और जो भीतर की ओर होता है इसको कहते हैं प्राइमरी माइक्रो स्पोरोजिनस सेल। अब ये प्राइमरी पैराइटल सेल जो होता है अब ये लगभग 4 से 5 बार विभाजन के द्वारा, यानी यहां पर कौन डिवीजन हुआ, ये पेरिक्लाइनल डिवीजन हुआ,
उसके बाद जो प्राइमरी पैराइटल सेल बना और जो प्राइमरी माइक्रोस्पोरोजिनस सेल बना, ये प्राइमरी पैराइटल सेल अब 4 से 5 विभाजन के द्वारा, ये यहां पर जो है इसको एक केवल चित्र देख लें तो थोड़ा सा ऐसे हम बना दे रहे हैं इस तरह से, ठीक। तो ये हो गया इसका एपिडर्मिस। ये 4-5 विभाजन के द्वारा जो है कुछ कोशिकाओं बढ़ती है, और जो सबसे ऊपर की कोशिका होती है, ये प्राइमरी पैराइटल सेल की जो सबसे ऊपर की कोशिका होती है काफी मोटी हो जाती है, थिक लेयर वाली हो जाती है। तो ये इस तरह समझना, इसको कहते हैं एंडोथीसियम। ये सबसे बाहर की प्राइमरी पैराइटल सेल होती है, इसको कहते हैं एंडोथीसियम। इसके ऊपर एपिडर्मिस, और बाकी कुछ कोशिकाएं यहां पर जो बनती हैं, ये कोशिकाएं 4 से 5 कोशिकाओं का एक घेरा होता है, इसको यहां पर कहते हैं मिडिल लेयर। 4 से 5 स्तर का ये बना होता है, ध्यान रखना, मिडिल लेयर। और उसके नीचे कुछ लंबी लंबी कोशिकाएं होती हैं, उसके नीचे कुछ लंबी लंबी कोशिकाएं होती हैं, उसको कहते हैं टैपिटम। टैपिटम। तो इस तरह से देख रहे हैं कि जो प्राइमरी पैराइटल सेल होता है वो 4-5 डिवीजन के द्वारा जो है सबसे ऊपर का एक एंडोथीसियम बनाता है, जो काफी मोटा होता है, बड़ा, थोड़ी बड़ी बड़ी कोशिकाएं होती है। उसके 4 से 5 स्तर का जो है एक मिडिल लेयर बनाता है, और उसके नीचे एक जो है लंबी लंबी कोशिकाओं का एक स्तर बनाता है, इसको हम टैपिटम कहते हैं। जो मिडिल लेयर होता है ये धीरे धीरे समाप्त हो जाता है, क्योंकि यह पोषण देता है जो माइक्रोस्पोरोजिनस सेल है, जब इसका डेवलपमेंट होगा तो उसके न्यूट्रिशन में मिडिल लेयर धीरे धीरे विलुप्त हो जाते हैं। इसके नीचे जो कोशिका होती है इसको यहां पर कहते हैं माइक्रोस्पोरोजिनस सेल। अब ये जो प्राइमरी माइक्रोस्पोरोजिनस सेल होता है ये यहां पर कन्वर्ट हो जाता है माइक्रोस्पोर मदर सेल में, यानी यह डेवलपमेंट के द्वारा माइक्रोस्पोर मदर सेल का निर्माण करता है, जो टैपिटम के ठीक नीचे होता है। तो ये जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है इसको न्यूट्रिशन चाहिए। ये न्यूट्रिशन इसको कहां से मिलता है? ये न्यूट्रिशन मिलता है इसको मिडिल लेयर से। तो मिडिल लेयर धीरे 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 एनवेलप हो जाता है, और बाद में जो टैपिटम है वो टैपिटम भी बाद में जो है जब ये माइक्रोस्पोर का जो है रिडक्शन धीरे होना शुरू होता है तो उस समय भी जो टैपिटम होता है वो भी धीरे धीरे विलुप्त हो जाता है। और इस प्रकार से जो है जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है इसमें एक रिडक्शन डिवीजन होता है, एक मियोसिस सेल डिवीजन होता है। पहले बता चुके हैं कि मियोसिस सेल डिवीजन को रिडक्शन डिवीजन भी कहते हैं। इस रिडक्शन डिवीजन के द्वारा यहाँ पर जो है फिर जो है माइक्रोस्पोर का निर्माण होता है, जिसको हम लोग कहते हैं पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन। लेकिन एक चीज और ध्यान देना कि जो ये प्राइमरी पैराइटल सेल होता है, ये प्राइमरी पैराइटल सेल यहाँ पर तो काफी होता है जो मोटा, एंडोथीसियम काफी मोटा होता है, लेकिन जहां पर ये घुमाव होता है इसको बाद स्टोमियम कहते हैं। ये स्टोमियम बनता है, यहां पर जो है एंडोथीसियम काफी पतला रह जाता है, इसी कारण यहां से फटता है और जो माइक्रोस्पोर बने रहते हैं वो माइक्रोस्पोर इसी के माध्यम से निकलते हैं। अगर हम एक मैच्योर एंथर का जो है चित्र बनाकर दिखाएं कि किस प्रकार से बनता है तो यहां से समझ में आया होगा कि ये पूरी प्रोसेस कि प्राइमरी पैराइटल सेल ने डिवीजन किया और एंडोथीसियम मिडिल लेयर टैपिटम बनाया। मिडिल लेयर धीरे धीरे इन्वेलप करता है। क्यों? जो प्राइमरी माइक्रोस्पोरोजिनस सेल होता है जो वो माइक्रोस्पोर मदर सेल बनाता है। इस माइक्रोस्पोर मदर सेल को आवश्यकता है न्यूट्रिशन की, वो न्यूट्रिशन कहां से पाया? मिडिल लेयर से पाया। बाद में टैपिटम भी धीरे धीरे विलुप्त हो जाता है। यह माइक्रोस्पोर मदर सेल में रिडक्शन डिवीजन हुआ, इससे क्या हुआ? माइक्रोस्पोर यानी पॉलन ग्रेन का निर्माण हुआ। अब ये पूरी तरह मैच्योर हो गया, यानी कि जो एंथर पूरी तरह मैच्योर हो गया, तब इसका जो फिगर देखें कैसे फटता और कैसे जो है इसके पॉलन ग्रेन मुक्त होते हैं। तो इसको यहाँ पर देखेंगे, फिगर से समझ लेंगे। यही पर हम चित्र बना दे रहे हैं, अगर ये समझ में आया होगा। आगे देखते हैं इसके फिगर को। अब ये क्या होता है, इसका जो फिगर बनाते हैं बड़ा आसान है, ध्यान रखना, बहुत ज्यादा कठिन नहीं है। इस तरह से बना देंगे।
ये फट चुका है और जिसको हम लोग कहते हैं स्टोमियम। ये हो गया। एक हल्का सा बनाएंगे एपिडर्मिस के लिए लेयर। ये एपिडर्मिस है, ये एपिडर्मिस बन रहा है। ठीक ऐसे इधर भी एक कर देंगे। ये एपिडर्मिस है। इसके ठीक नीचे यहां पर एक बड़ी सी कोशिका का एंडोथीसियम होता है, जिसको होता है एंडोथीसियम। ठीक है, इसके पहले में बता दें प्रोकैम्बियल स्ट्रैंड है। ये प्रोकैम्बियल स्ट्रैंड यहां वैस्कुलर बंडल बनाता है। ये वैस्कुलर बंडल बन गया, इस पर जाइलम एंड फ्लोएम पाए जाएंगे। उसके बाद बाकी जो इसमें पार्ट्स होंगे, अपना ये सेल है तो मेरिस्टेमेटिक सेल जिसको हम लोग कहते हैं, ये इस तरह से इसका डेवलपमेंट हम एक वैसे बना देना फिगर। ध्यान है एक रफली डायग्राम। और ये यहां पर जो है ये बहुत सारे जो माइक्रोस्पोर है ये यहां पर भरे हैं और ये यहां पर जो है यहां से मुक्त होंगे। इसको हम स्टोमियम कहेंगे। और ये यहां से मुक्त हो गया तो उसी को स्टोमियम है, इधर दर्शा देना, इसको स्टोमियम कहते हैं। सेम ही चीज है स्टोमियम। सबसे ऊपर और एपिडर्मिस होता है, एपिडर्मिस। उसके नीचे एंडोथीसियम होता है, एंडोथीसियम। ये जो होता है इसको कहते हैं, यहां पर जो है यहां पर कनेक्ट वो क्या नाम है, वैस्कुलर बंडल, बंडल। और ये सब होते हैं यहां पर जो है ये पॉलन ग्रेन होता है। इस प्रकार से पॉलन ग्रेन का यहां पर डिविजन हो जाता है। पॉलन ग्रेन यहां से मुक्त हो जाता है। मुक्त होकर के अब आगे की प्रक्रिया यानी कि जाकर के किसी स्टिग्मा पर छिड़ते, इसको हम लोग पॉलिनेशन कहेंगे। तो अभी हम लोग आगे इस टॉपिक में उसको समझेंगे। तो यहां तक तो था डेवलपमेंट ऑफ एंथर। अब इसके आगे हम लोग बाद में पढ़ेंगे अगले वाले भाग में कि पॉलन ग्रेन का डेवलपमेंट कैसे होता है। धन्यवाद आज के लिए।